Hello students, welcome to LearnPlex. Today we will discuss practicals of class 10th CBSE and about this first we take अगर हम देखें यहाँ बेटा तो प्रैक्टिकल्स में आपका जो क्लास 10th का प्रैक्टिकल है उसमें आपके पास 3 प्रैक्टिकल्स हैं। फर्स्ट प्रैक्टिकल, सेकंड एंड थर्ड, मतलब यहाँ पे 30% डिलीट होने के बाद आपके पास 3 सिलेबस में आपके 3 प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है ना। और हम इस वीडियो में एक एक करके तीनों प्रैक्टिकल के बारे में समझेंगे, उसको एक अप्रोच रखेंगे, कैसे हम प्रैक्टिकल फाइल में इसको लिखें, प्रैक्टिकल्स को कैसे करें। यहाँ पे हम केवल थ्योरेटिकली समझाएंगे कि या लेबोरेटरी वाला जो है हम इसमें केवल एक वे बताएंगे कैसे आप लेबोरेटरी में वर्क करें, एक लैब मैनुअल टाइप का हम आपको इसमें समझाएंगे और कैसे प्रैक्टिकल फाइल आप लिखोगे, ये चीज़ समझना है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल क्या है। एम हम लेके चलते हैं, अगर एक्सपेरिमेंट है आपका तो इसका हम पहले क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। तो हमारा एम क्या है, टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। वी हैव 2 एसिड, 1 एसिड एंड 1 बेस। One acid is a hydrochloric acid and second one is a sodium hydroxide. By these their reactions with litmus solution, zinc metal, solid सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अगर हम यहाँ पे बात करें, क्या कह रहा है कि एसिड और बेस, और उसमें से कौन एग्जांपल दे रहा है आपका, एक HCl और NaOH। इसका रिएक्शन करके देखना है किसके साथ, लिटमस के साथ, जिंक मेटल के साथ और सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो यहाँ पे जैसे कि हम आगे देख लेते हैं, अगर हम ये प्रैक्टिकल करना चाहेंगे या एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें ऑपरेटर्स क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, सबसे पहले इसको समझेंगे। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, टेस्ट ट्यूब होना चाहिए। आई थिंक कि आप लोग लैब में गए होंगे तो आपको ऐसा एक कोई भी बिना विदाउट रीडिंग एक ट्यूब देखने को मिलता होगा, जो कि क्या है आपका टेस्ट ट्यूब, लगभग सभी जानते हैं। टेस्ट ट्यूब स्टैंड, मतलब जिसमें आपका ये टेस्ट ट्यूब रखने का एक स्टैंड होता है, जिसमें आप रखते हो टेस्ट ट्यूब को, जिससे कि ये गिरने का डर ना रहे, है ना। तो ये एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड आपके पास होता है, जिसमें कि आप टेस्ट ट्यूब को अच्छे से रख सकते हो कि वो गिरे ना, टूटे ना, जो कि ग्लास वेयर्स होते हैं। ड्रॉपर का यूज़ करते हैं। टेस्ट ट्यूब होल्डर, मतलब कभी भी एक चीज़ दिमाग में हमेशा रखना है बेटा, टेस्ट ट्यूब को जैसे ही आप लेते हैं उसको आप होल्डर लगा करके, है ना, होल्डर से आप होल्ड करेंगे और इसमें एक ग्रिप बना होता है, इसको आगे बढ़ा करके इसको ठीक से टाइटली पकड़ लेंगे, ठीक है ना। इस टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज़ करेंगे। कॉर्क होना चाहिए आपके पास, बंसल बर्नर होना चाहिए, स्पैचुला होना चाहिए, मैचस्टिक, ग्लास ट्यूब, डिलीवरी ट्यूब का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक बेंड ट्यूब होती है, ठीक है ना, ऐसे एक बेंड ट्यूब होती है जो कि आपकी कॉर्क में फिक्स होती है, ठीक है ना, कॉर्क में फिक्स होती है। तो ये आपका डिलीवरी ट्यूब हो गया, ठीक है ना। जैसे कि मान लो सपोज दैट किसी इसमें कोई एक टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन कराया, उसमें गैस विलोट हो रही है, तो यहीं पे आप कॉर्क में इसी के साथ साथ आप इसको डिलीवरी ट्यूब लगा दोगे, तो ये आपको वहाँ पे मतलब कोई भी जो गैस इसमें से निकल रही होगी वो गैस आगे पास कर दोगे, ठीक है ना। तो इसलिए डिलीवरी ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है आपको। वेंड, यहाँ पे आप वेंड कर सकते हो, वेंड करने का बनाने के लिए किया गया है। फिर क्या केमिकल्स रिक्वायर्ड की बात है, कौन कौन से केमिकल चाहिए हो भाई। हमारा रिएक्शन क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से था, तो हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराना था तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। फिर उसके रिएक्शंस किसके साथ कराने थे, हमें जिंक ग्रेन्यूल के साथ, तो हमें जिंक ग्रेन्यूल भी चाहिए होगा। सॉलिड सोडियम कार्बोनेट चाहिए होगा, बिल्कुल चाहिए होगा, क्योंकि भाई जो रिक्वायरमेंट है Na2CO3 की, तो वो चाहिए होगा हमें, Zn चाहिए होगा हमें, और हमें ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर चाहिए होगा, ठीक है। तो ये आपकी केमिकल्स रिक्वायरमेंट, मतलब केमिकल्स जो रिक्वायर्ड हैं उनके नाम हो गए भाई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैसे कैसे करेंगे हम। अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ HCl की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, हम एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे आपको जो आपकी कॉपी में लिखना है, ऐसे ही लिखते चलना है, प्रोसीजर, और प्रोसीजर में एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फरेंस, 3 टेबल बना करके हमें मेंशन करते चलना है। तो हमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या है, रिएक्शन किसके साथ देखना था बेटा, हमारा एम ही यही है। तो रिएक्शन विद ब्लू लिटमस सॉल्यूशन किसका, हम पहले HCl का देखेंगे, फिर NaOH के साथ में देखेंगे। तो रिएक्शन विद ब्लू लिटमस, टेक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। ऐड अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, मतलब अगर लैब में आपके ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है
तो कितना कुछ एक ड्रॉप आपने इसमें लिटमस सॉल्यूशन डाल दिया टेस्ट ट्यूब में, टू द टेस्ट ट्यूब। या कह सकते हो कि आपके पास लिटमस पेपर होता है, जनरली जो लैब्स में होता है तो लिटमस पेपर आपको देखने को मिलता है, तो वो लिटमस पेपर कौन सा, ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेने हैं, ठीक है ना। ब्लू लिटमस पेपर को लेकर के उस सॉल्यूशन में डिप करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है आपका, यहाँ पे देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्लू लिटमस पेपर, इसमें हमने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब में लेकर के डिप कर दिया। डिप करने पे हमें ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलता है, ब्लू लिटमस पेपर कैसा हो जाता है, ब्लू कन्वर्ट्स इनटू रेड, ठीक है ना। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ब्लू रेड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ब्लू अगर रेड में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे ये देखिए आप, ये कैसा हो गया, टर्न्स रेड कलर, ये आपका ब्लू कलर है और ब्लू कलर कैसा हो गया, रेड कलर का हो गया, ठीक है। तो इससे हमारा क्या एक कंक्लूजन निकल के आता है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, इट मीन्स ये एसिड है, क्या है आपका, ये इसका मतलब क्या हो गया, ये एसिड है ना। मतलब यहाँ पे एक रिएक्शन देख रहा था ना किसका, एसिड का, किसके साथ, ब्लू लिटमस को क्या कर रहा है, वो रेड में कन्वर्ट कर दे रहा है। दूसरा हमारा क्या आ रहा है, रिएक्शन विद रेड लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब इसमें क्या, रेड लिटमस सॉल्यूशन को अगर हम जैसे सपोज यहाँ पे ब्लू लिया था, तो ब्लू कन्वर्ट्स इनटू रेड, बट अगर हम क्या करें, रेड लिटमस ले लें, ठीक है ना, टेक अबाउट सेम प्रोसेस रहेगा, 2 ml हम ले लेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, ऐड करेंगे ड्रॉप ऑफ लिटमस सॉल्यूशन, या कह सकते हैं ये आपका रेड लिटमस पेपर ले लेंगे, सॉल्यूशन में डिप करेंगे। तो जब सॉल्यूशन में रेड लिटमस को डिप करेंगे तो बेटा कुछ नहीं, कोई भी चेंज नहीं होगा, रेड का रेड ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। इट मीन्स रेड लिटमस सॉल्यूशन रिमेन्स रेड इन एसिड भाई रेड का रेड में ही रहेगा, इट मीन्स रेड ही है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, अगर इसको हम जिंक के साथ रिएक्शन करा दें, रिएक्शन विद जिंक मेटल, तो क्या करेंगे इसमें हम, वही सेम प्रोसेस लगभग करेंगे हम, टेक 2 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैसा लेंगे हम, डाइल्यूट, हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, डाइल्यूटेड फॉर्म में। डाइल्यूट और कंसनट्रेट का हमने आपको बताया हुआ जो है एक जनरल वे में हम समझ लेते हैं। डाइल्यूट की बात करते हैं, है ना, तो किसी एक सपोज दैट 1 लीटर है ना, 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर में अगर 1 ग्राम कोई सोल्यूट डाल दिया जाए, और वही 1 लीटर वाटर में, ठीक है ना, हम 2 ग्राम सोल्यूट डाल दें, 2 ग्राम या NaCl ले लें, है ना, इसमें भी हमने NaCl ले लिया। तो यहाँ पे अब हम देखें कि कौन सा सॉल्यूशन, पहला या सॉल्यूशन जो है कह सकते हो कि ज़्यादा कंसनट्रेट है, या दूसरा क्या है, डाइल्यूट है। तो ये कंसंट्रेशन इज अ कंपैरेटिव टर्म, इसका कंसंट्रेशन कैसा है, कंपैरेटिव टर्म है, कि 1 लीटर में कितना ग्राम जो कोई भी सोल्यूट मिक्स किया गया है, कोई भी सोल्यूट कितना ग्राम मिक्स किया गया है, एक एग्जैक्ट मतलब डेफिनेट मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में कितना प्रोपोर्शन सोल्यूट का एडेड है, वही उसका कंसंट्रेशन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या ले, हम हमेशा क्या लेते हैं, लैब में हम जाते हैं तो कंसंट्रेटेड का यूज़ कम करते हैं, डाइल्यूटेड का यूज़ ज़्यादा करते हैं, और ज़्यादातर हम क्या, लैब में जाने पे ग्लव्स और अप्रण का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेना है, टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl इन अ टेस्ट ट्यूब, add piece of zinc granule to the test tube, close the mouth of the test tube to tube fitted with a cork through which delivery tube is passing, gently warm the content। यहाँ पे सेम एज दिस इस तरह से सेटअप लगाना है। एक हमें क्या लेना है, टेस्ट ट्यूब ले लिया हमने, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, उसमें जिंक ग्रेन्यूल डाले, और उसको हमने कॉर्क, जिसमें कि क्या लगा हुआ है, पासिंग ट्यूब लगा हुआ है, या डिलीवरी ट्यूब जिसको बोल सकते हो, उसको लगा करके उसको हम जेंटली हीट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब लेंगे, लाइक हमारे पास बोरोसिलिकेट होता है, बोरोसिलिकेट टेस्ट ट्यूब होते हैं, तो बोरोसिलिकेट का जो टेस्ट ट्यूब होता है वो हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब्स है। जिंक पीसेस इसमें आपने डाल रखा और डाइल्यूट HCl डाल दिया, और हम आप क्या करेंगे, स्प्रिट लैम्प का यूज़ करके इसको जेंटली हीट करेंगे। और जब जेंटली हीट करते हैं तो यहाँ पे कुछ गैस देखने को निकलती है, और वो गैस क्या होती है बेटा, H2O, मीन्स अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इज इवॉल्व इन द, यहाँ पे गैस होगा, गैस इज इवॉल्व फ्रॉम द इवॉल्व इन द
फॉर्म ऑफ बबल्स, बबल्स के फॉर्म में इसमें देखने को मिलेगा। अच्छा यहाँ पे देख लें, अगर हम इसको यहीं पे क्या है, अगर हम इसको जलाएं तो कुछ पॉप साउंड के साथ जलेगा, ठीक है ना। द गैस इवॉल्व बर्न विद अ ब्लू फ्लेम एंड मैच स्टिक्स एक्सटिंग्विश विद अ पॉप साउंड। मतलब अगर यहाँ पे इसके माउथ के पास हम कोई भी बर्निंग कैंडल ले जाएं या मैच स्टिक ले जाएं तो वो पॉप साउंड के साथ जलता है, ठीक है ना। बर्निंग यहाँ पे क्या है, ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द ओपनिंग ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। तो यहाँ पे क्या देगा, पॉप साउंड देगा, ठीक है। ये समझने वाली बात है। अब यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है, इन्फेरेंस में क्या आ रहा है, जिंक रिएक्ट विगरसली विद HCl टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन क्या होगा आपका, Zn प्लस 2 HCl गिव्स आउट ZnCl2 प्लस H2। यहाँ पे ZnCl2 बनेगा, एक्वस फॉर्म में होगा, और H2 गैस आपकी निकलेगी, जो कि जब इसके माउथ पे क्या लगा रहे हो आप, मैचस्टिक लगा रहे हो या कोई भी बर्निंग कैंडल लगा रहे हो, तो पॉप साउंड के साथ वो बर्न कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिकल फाइल्स को भी ऐसे ही मेंटेन करते चलोगे। और यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं आपकी, एक तो आप एक टेबल बना करके मेंटेन करते हो, और दूसरा एक जो दूसरे साइड में आपका वाइट कलर होता है, मतलब जो कह सकते हैं कि खाली वाला पेज होता है ना, उस साइड आप इसका फिगर बनाते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिएक्शन विद सॉलिड सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ Na2CO3 सॉलिड फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है ना। उसको हम रिएक्शन कराएंगे, कैसे करेंगे, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड सोडियम कार्बोनेट टू द टेस्ट ट्यूब। थोड़ा सा क्या ले लें हम, टेस्ट ट्यूब में सॉलिड Na2CO3 ले लें। सेट द ऑपरेटर्स एज शोन इन डायग्राम लाइक दिस। ऑपरेटर्स में जैसे ये आपको सेट किया गया, ऐसे ही सेट करना पड़ेगा आपको। ये आपके जैसे इसमें हमने टेस्ट ट्यूब लिया और टेस्ट ट्यूब में हमने थिसल फनल सेट किया, मतलब इसमें क्या है, कॉर्क में 2 होल्स हैं, एक में हमने क्या किया, थिसल फनल सेट कर दिया, और दूसरे में डिलीवरी ट्यूब सेट कर दिया। उस डिलीवरी ट्यूब को हमने कार्क से लगा करके एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में सेट कर दिया, और इसमें हमने क्या ले लिया, डाइल्यूट HCl और Na2CO3, ठीक है ना, सॉलिड Na2CO3। अब क्या करेंगे, थोड़ी देर में देखेंगे, यहाँ से जैसे जैसे इसमें से थिसल ट्यूब से कह सकते हैं, जैसे जैसे थिसल ट्यूब जो है आपकी, इस थिसल ट्यूब से इसमें हम क्या भरते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस थिसल ट्यूब से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें गिरेगा, और ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा तो इसमें रिएक्शन स्टार्ट होगी, और रिएक्शन स्टार्ट होगी तो इसमें से बबल फॉर्म में आपको CO2 गैस रिलीज होता हुआ नजर आएगा। मतलब यहाँ पे चूंकि क्या है, कलरलेस है, तो ये CO2 गैस निकलेगी। अब यहाँ पे एक हमारा जो रिएक्शन होता है उसमें CO2 गैस चूंकि निकलती है, हमें एक रिएक्शन के थ्रू पता चल जाता है। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि अच्छा, इसको कंफर्म कैसे करेंगे, CO2 ही है, तो उसको कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, डिलीवरी ट्यूब लगाते हैं, और किस में डिलीवर कर देते हैं, लाइम वाटर में इसको डिलीवर करते हैं। और लाइम वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, ठीक है ना। लाइम वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि ये जो गैस इसमें से इवॉल्व हो रही है वो गैस कौन सी है, ये गैस आपकी CO2 आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। अब फर्दर हम देख लेते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या देखते हैं, ये आपका कलरलेस गैस निकल रहा है, इवॉल्व हो रहा है, जो कि ब्रिक्स एफरवेंस मतलब एक झाग टाइप से निकलता हुआ दिखेगा। एफरवेंस मतलब यहाँ पे झाग होता है ना। यहाँ पे ब्रिक एफरवेंस मतलब झाग टाइप का निकलेगा। वो झाग जो है आपका किसके होगा, बबल्स जो फॉर्म में निकलेगा, ये आपके CO2 के बबल्स होंगे। यहाँ पे रिएक्शन देख लें, Na2CO3 और आपका क्या है, Na2CO3 प्लस HCl गिव्स आउट NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है ना। ये रिएक्शंस आप हमेशा याद रखिए, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। अब अगला क्या है, पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर, ये हमने समझा ही दिया। लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। इट इज कंफर्म दैट द गैस इवॉल्व, ये क्या है आपका, तो यहाँ पे एक पहला क्या है, एक जनरल रिएक्शन होता है जिससे कि हम अंदाजा लगाते हैं कि यह है, पर जिसको कि हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी टेस्ट बोल सकते हो, और दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने प्राइमरी टेस्ट में ये अंदाजा लगाया कि ये कोई गैस है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। फिर आपने उसको कंफर्म करने के लिए, उस कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको आपने लाइम वाटर के साथ पास किया। लाइम वाटर पास करने पर क्या होगा, अब यहाँ पे जनरल चीज देखने को मिलेगी आपकी लाइम वाटर का। लाइम वाटर में क्या होता है भाई, कैल्शियम। लाइम वाटर का भी फार्मूला आपसे बार बार पूछा गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, CO2 क्या बना ले रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 प्लस H2O। तो कैल्शियम कार्बोनेट का कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर होता है
है ना, तो व्हाइट कलर होता है तो ये सॉल्यूशन कैसा कर देगा, मिल्की कर देगा। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम। अगला क्या है भाई, एसिड का तो हो गया, हम बेस का देख लेते हैं। बेस क्या है आपका NaOH। बेस क्या होते हैं ये भी जानते हो, जो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि पानी में ऐड करने पे क्या फॉर्म करे, OH नेगेटिव दे। OH नेगेटिव देगा तो वो कैसा होगा, बेस होगा। अब उनका रिएक्शन करके देख लें लिटमस के साथ, लिटमस सॉल्यूशन के साथ। लिटमस सॉल्यूशन के साथ जब जैसे यहाँ पे 2 ml लेंगे NaOH के साथ टेस्ट ट्यूब में डालेंगे A1 ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस ट्यूब या टेस्ट ट्यूब, और डिप अ ब्लू लिटमस पेपर इन द सॉल्यूशन, मतलब लिटमस सॉल्यूशन ऐड कर सकते हैं या डिप कर सकते हैं लिटमस पेपर को। इसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला। कैसा लिया था आपने, चूंकि कौन सा लिया था यहाँ पे, जो लिटमस का कलर था कैसा लिया था आपने, ब्लू लिटमस लिया था। और ब्लू लिटमस किस में लिया था आपने, डिप किया किसमें, क्या बेस में। तो ब्लू लिटमस कोई भी चेंज नहीं दिखाता है। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रिमेन ब्लू इन अ बेस, ठीक है ना। दूसरा क्या करते हैं, अब 2 ml NaOH ले लेते हैं, टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। रिएक्शन किसके साथ करा के देखेंगे, रेड लिटमस के साथ देखेंगे, ठीक है ना। ऐड ड्रॉप ऑफ रेड लिटमस एंड द टेस्ट ट्यूब टू द टेस्ट ट्यूब और डिप अ रेड लिटमस पेपर इन द सॉल्यूशन। क्या करेंगे, चेंज क्या देखने को मिलेगा, रेड कन्वर्ट्स इनटू ब्लू। यहाँ पे एक लर्न करने का तरीका क्या हो सकता है आपका, ब्लू अगर दे रहा है तो ये क्या है, बेस है ना। तो यहाँ पे याद रखने का तरीका क्या है, बी बी, है ना। जहाँ पे दोनों बी आ रहा है इसका मतलब बेस है, ब्लू आ रहा है मतलब बेस है, बी मतलब ब्लू, बी मतलब बेस। तो एक जनरल ट्रिक है, इससे आसानी से याद रख सकते हो। NaOH सोल्यूशन लिया, रेड लिटमस सोल्यूशन लिया, है ना। NaOH का सोल्यूशन आपने इसमें ले लिया, रेड लिटमस सोल्यूशन लिया, कोई भी चेंज क्या है, कोई भी चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है। सॉरी, रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा अगर डालेंगे तो, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, NaOH ब्लू लिटमस, और आपका क्या हो रहा है, चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो आपका सपोज दैट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास 3 सॉल्यूशंस हैं, ठीक है ना। आपके पास क्या है, 3 सॉल्यूशन है, और एक आपका एसिड है, एक बेस है, और एक कोई भी हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। इसमें A लिया, B लिया, और एक आपका C ले लिया, ठीक है ना, A B और C। तो यहाँ पे 3 सॉल्यूशन ले लिए, आपके पास एक ही लिटमस है, ठीक है ना। लिटमस आपका सपोज दैट हमने ले लिया ब्लू कलर का, ठीक है ना। ये ब्लू कलर का लिटमस है। अब हमने इसमें डिप किया तो ब्लू कलर के लिटमस को इसमें डिप करने पे कोई चेंज नहीं आया, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं आया। इसमें हमने डिप किया तो ये कैसा हो गया, ये इसमें भी कोई चेंज नहीं आया सपोज दैट। इसमें हमने डिप किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। ये ब्लू लिटमस कैसा हो गया, रेड में कन्वर्ट हो गया। अब ब्लू रेड में कब कन्वर्ट होता है, जब उसमें क्या हो, एसिड हो, ठीक है ना। ब्लू कब रेड में कन्वर्ट होगा, जब इसमें एसिड हो। तो इससे एक चीज तो कंफर्म हो गई कि सी में क्या है, एसिड है, ठीक है ना। अब हम क्या करें, ब्लू लिटमस है हमारे पास। अब ये जब रेड हो चुका है, कैसा हो गया, रेड हो गया। अब क्या करें, फिर से इसमें डिप करें अगेन रेड वाले को। अगर इसमें कोई चेंज नहीं आता कोई बात नहीं, फिर इसमें डाला, मतलब इस वाले में डिप किया तो रेड जो है कन्वर्ट हो गया इस वाले में। अगर डिप करने पर रेड कन्वर्ट हो गया आपका ब्लू में। कैसा कन्वर्ट हो गया, ब्लू में कन्वर्ट हो गया। अब ब्लू में कन्वर्ट हो गया, इट मीन्स इसमें कंफर्म हो गया कि दिस इज अ बेस। अब क्या हो गया, ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया आपका, न्यूट्रल हो गया, ठीक है ना। तो ये एक तरीका हो सकता है। इससे एक क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ चूंकि एग्जाम में पूछता रहता है, और प्रैक्टिकल्स में भी तुमसे पूछ सकता है कि कैसे कंफर्म करोगे, तो ये आसानी से आप कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मेटल के साथ अगर इसका रिएक्शन करा दे NaOH का, मतलब बेस अगर मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो टेक अबाउट 2 ml of dilute NaOH in the test tube and add a piece of zinc granules. The test tube, close the mouth of the test tube fitting the cork. सेम वही करना है, पासिंग ट्यूब लगाना है, जेंटली हीट करना है। फिर क्या देखते हैं, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इवॉल्व होती है। सेम Zn+2 NaOH गिव्स आउट सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन करता है। बहुत अच्छे से याद रखना है बेटा, क्योंकि रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ये वाली। आप जनरली एसिड का तो देख लेते हो, बेसिस का हम कम देखते हैं, इसलिए इसको याद रखना है। सोडियम जिंकेट बनाता है, Na2ZnO2 प्लस H2 गैस यहाँ पर रिलीज करता है। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक आर नियर द ओपनिंग
ऑफ डिलीवरी ट्यूब, या कह सकते हो बर्निंग कैंडल लगा सकते हो। द गैस इवॉल्व बर्न ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा एंड मैचस्टिक विद पॉप साउंड भी देगा, ठीक है ना। अब किस फ्लेम कैसी होगी, ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा यहाँ पे। इट कन्फर्म दैट द गैस इवॉल्व इन हाइड्रोजन, इट इज द combustible gas, hydrogen is non supporter of combustion, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं हम रिएक्शन विद सॉलिड सोडियम कार्बोनेट, सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके देख लेते हैं क्या बनेगा आपका। यहाँ पे कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं करने को मिलता है। बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, मतलब अगर हम बात करें तो बेसिस जो होते हैं वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करते। ये आपका यहाँ पे फिगर भी दिया गया है, जिंक मेटल इसमें ले लिया है, सेम प्रोसीजर है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये डाइल्यूट जो H2SO4 लिखा है ये गलत है। यहाँ पे हमने क्या लिया है, NaOH ले लिया है, और उसको जब बॉयल करेंगे तो इसमें से H2 गैस आपका रिलीज करेगा, रिएक्शन विद डाइल्यूट NaOH, ठीक है। तो यहाँ पे NaOH ले लेकर के आप रिएक्शन करा दोगे, सेम रिएक्शन होगी, H2 गैस आपका रिलीज होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ फिर रिएक्शन, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। Na2CO3 प्लस NaOH अगर ऐसा है तो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ओके, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिजल्ट की बात करें। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेसिस आर वर स्टडीड, आपने हमने देख ही लिया क्या कैसे होता है, उसका सोल्यूशन समझ लिया आपने। प्रोसीजर प्रिकॉशंस अगर हम देखें तो बेटा देखिए कभी भी जो एसिड्स हैं बेसिस हैं जो है कोरोसिव होते हैं, और ये अगर इसको आप अपने ऊपर गिरा लोगे तो दिक्कत होगी। सो हैंडल देम केयरफुली, यूज स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेसिस, ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा लेकर के यूज़ करना है। जे रिएक्शन विद जिंक ग्रेन्यूल अदरवाइज लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस, वो क्या कर सकता है, आपको धमाका कर सकता है, कॉज एक्सप्लोजन। समटाइम्स हम लोग पॉप साउंड सुनने के चक्कर में ज़्यादा उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला देते हैं। टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद द, ठीक है ना, ऑपरेशन, ये आपके 3-4-5 पॉइंट्स हैं। लाइम वाटर भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए और स्मॉल अमाउंट में देंगे, क्योंकि जो आपका CO2 गैस यहाँ पर रिलीज होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता है, लेस अमाउंट में होता है, तो वो उसको मिल्की नहीं बना पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, लाइम वाटर लेते हैं। बहुत अच्छा प्रिकॉशन यहाँ पे, इसको जो लैब में बहुत टाइप पे टीचर्स भी करते रहते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, तो लैब मैं अपनी तरफ से बोलूँगा कि स्मॉल अमाउंट में लें, क्योंकि स्मॉल अमाउंट में लेने से वो आसानी से जो है वो मिल्की हो जाता है, ठीक है। ऑब्जर्व द मिल्कीनेस इन द लाइम वाटर क्विकली बिकॉज द मिल्कीनेस डिसअपियर, यहाँ पे ये भी बात हो रही है, डिसअपियर होता है, इसलिए जो है जल्दी जल्दी ऑब्जर्व करके हम देख सकते हैं, ठीक है। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ही है। फिलहाल हम नेक्स्ट जो है प्रैक्टिकल तुरंत इसी के साथ साथ देखेंगे। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम जो है सेकंड वीडियो की सेकंड प्रैक्टिकल की बात कर लें। सेकंड प्रैक्टिकल में आपका है परफॉर्मिंग एंड ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड क्लासीफाई देम इनटू, मतलब ये हम कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को इन रिएक्शन के थ्रू समझेंगे क्या होता है। जैसे कि अगर एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विकलाइम, है ना, एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विकलाइम, एक्शन ऑफ हीट ऑन फेरस सल्फेट क्रिस्टल आयरन, यहाँ पे आयरन नेल्स केप्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा जो प्रैक्टिकल फाइल में आप लिखते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर डालेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, आपका 2 होगा। एम में डालेंगे टू परफॉर्म एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शंस। फर्स्ट आपका एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विकलाइम, एक्शन ऑफ हीट on hydrated ferrous sulfate crystal, जिसका फार्मूला FeSO4 7H2O, आयरन नेल केप्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, CSO4 में आयरन नेल लेकर के रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, इसमें क्या चेंज होगा। और इन रिएक्शंस को हम क्लासीफाई करेंगे किसमें कि कौन सा कॉम्बिनेशन है, कौन सा डिकम्पोजिशन है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है या कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट है। ये एक्टिविटीज़ या कह सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट्स आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड्स में भी
जो है बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन पूछता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पे या कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब एक रिएक्शन का पक्का एग्जाम में आने वाली है, इसमें से आप कंफर्म समझ लो, ठीक है ना, 100% समझ लो कि इसमें से रिएक्शन आएगी एग्जाम में। तो यहाँ पे ऑपरेटर्स समझ लेते हैं। ऑपरेटर्स क्या जरूरत पड़ेगी आपको, हार्ड ग्लास ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब्स हैं, टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए, बंसन बर्नर सैंड पेपर चाहिए होगा आपको। केमिकल रिक्वायर्ड, कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट साल्ट, आयरन नेल्स, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट साल्ट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड डिस्टिल्ड वाटर। हम ज़्यादातर जो रिएक्शन कराते हैं उसमें जो सॉल्यूशंस बनाते हैं उसमें हम डिस्टिल वाटर का यूज़ करते हैं, टैप वाटर का यूज हमें नहीं करना है इसमें। सेकंड यहाँ पे समझते चलते हैं आपका कि नेक्स्ट प्रोसीजर देख लेते हैं हम। पहला एक्शन देखेंगे, एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विकलाइम। अगर CaO कैल्शियम ऑक्साइड को, जिसको क्या बोलते हैं हम क्विकलाइम, इसको हम क्या ले लें, स्मॉल अमाउंट में ले लें इन अ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब, स्लोली ऐड वाटर। मतलब इसमें क्या करना है, हमें धीरे धीरे पानी मिलाना है, ये नहीं इकट्ठा भर दिया, ठीक है ना। वाश बॉटल से धीरे धीरे हम वाटर उसमें ऐड करेंगे। टच द टेस्ट ट्यूब फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से क्या करें, इसको हम टच करें। ऑब्जर्व क्या करते हैं हम, टेस्ट ट्यूब बिकम्स हॉट, मतलब क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। गर्म हो गया इसका मतलब क्या है, रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है, मतलब रिएक्शन इसमें हीट जनरेट हो रही है। यहाँ पे रिएक्शन आपका देखने को मिला, क्या देखने को मिला, CaO प्लस H2O, पानी ऐड कर रहे हैं, क्या बना ले, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, जिसको क्या बोलते हैं हम, स्लैग्ड लाइम। दिस इज अ स्लैग्ड लाइम विच इज अ बेसिक इन नेचर, बिकॉज CaOH होल ट्वाइस, अगर इसको पानी में OH नेगेटिव मिलेगा, ठीक है, ऐसा है, बेसिक इन नेचर हो गया। तो यहाँ पे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछने को मिलता है क्विक लाइम, आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्विक लाइम क्या है ना। क्विक मतलब जिसमें ऑक्सीजन कम हो, स्लैग्ड मतलब जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो, ठीक है ना। जब पानी में कैल्शियम ऑक्साइड को मिला दोगे तो स्लैग्ड लाइम बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं इन्फ्लुएंस की बात करें, अगर हॉट हो जाएगा तो रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये। अगर हम देखें, ध्यान दें तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO और दूसरा जो H2O का मॉलिक्यूल है, दोनों क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो जा रहे हैं, A+B=AB टाइप की रिएक्शन हो जा रही है, मीन्स CaOH का होल ट्वाइस बना ले रहा है, ठीक है ना। दिस इज अ स्लैग्ड लाइम एंड दिस इज अ क्विक लाइम, ओके। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। अब इसको अगर आप चाहो तो डिप अ पीस ऑफ रेड लिटमस पेपर इन द सॉल्यूशन, रेड डालोगे तो कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, है ना। ब्लू है पानी, पानी मतलब क्या है, सीधे सीधे ब्लू मतलब बेस, है ना। अगर पानी ब्लू हो गया तो मतलब कैसा है, बेसिक है। रेड लिटमस पेपर बिकम बेस, है ना। थोड़ा सा नेक्स्ट, रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर प्रोड्यूसेस सॉल्यूशन विच इज अ बेसिक इन नेचर, ओके। तो ये कैसा है, यहाँ पे बेसिक नेचर था और एक ऐसा रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, या इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं। ध्यान रखना है, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है लाइट ग्रीन कलर का होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं इसको। कैसे रिएक्शन करेंगे, सिंपल हम ले लेंगे, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ green colored solid ferrous sulfate salt in a test tube, hold test tube with a test tube holder, heat gently first and then strongly। पहले हम हीट करेंगे जल्दी, धीरे धीरे हीट करेंगे, यहाँ पे हीटिंग दिखाया गया है, उसके बाद फिर परमानेंटली इसको हम हीट करेंगे। अब यहाँ पे हमको ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलता है, ग्रीन कलर ऑफ सॉल्ट चेंजेस इन टू व्हाइट, मतलब ग्रीन कलर हो जाता है व्हाइट में, मीन्स हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट इज डिहाइड्रेटेड, मतलब जो H2O उसमें एडेड है वो क्या हो रहा है, बाहर हो जा रहा है, डिहाइड्रेटेड हो जा रहा है। डी जहां भी लग जाए मतलब डिटैच से है, टू प्रोड्यूस व्हाइट कलर डिहाइड्रेटेड, या कह सकते हैं एनहाइड्रस फेरस साल्ट, ठीक है। यहाँ रिएक्शन भी देख सकते हो, ग्रीन कलर का है, क्योंकि यहाँ पे C1H2O मिलता है, FeSO4, C1H2O गिव्स आउट FeSO4 7H2O, हीट करेंगे तो पानी बाहर निकल जाएगा।
ऑन हीटिंग स्ट्रांगली कलर ऑफ साल्ट चेंज इनटू रेडिश ब्राउन, क्योंकि इसमें क्या बना है, Fe है। अब FeSO4 और हीट करोगे तो रेडिश ब्राउन में Fe2O3 बना लेगा। मैंने आपको बताया ये Fe2O3 का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे SO2 प्लस SO3 निकल जाएगी, एज अ गैस के फॉर्म में बाहर हो जाएगी, जिसकी एक पंजेंट स्मेल आती है। वाइट ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द इनर वॉल्स, मतलब जैसे अगर आप देखते हो जब आप हीट करोगे तो इसमें वॉल्स में हल्का हल्का ये कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स लग जाती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या देख लेते हैं हम यहाँ पे कि कलरलेस गैस इज इवॉल्व, बिल्कुल SO2 एंड SO3 कलरलेस गैसेस होती हैं जो कि बाहर निकल, जिसके स्मेल कैसा होता है, SO2 का पंजेंट स्मेल होता है। ऑरेंज कलर ऑफ, अब यहाँ पे अगर हम देखें गैस वर्ल्ड पंजेंट स्मेल है। अगर एक और टेस्ट कर लें, इसी में कंफर्मेटरी टेस्ट कर लें, डिप अ फिल्टर पेपर इन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, मतलब कि एसिडिफाइड होगा मतलब K2CR2O7 में डाइल्यूट H2SO4 ऐड करके उसको एसिडिफाई करके उसको उस सॉल्यूशन को हम फिल्टर पेपर में डिप करके इसके जो यहाँ पे आप गैस निकल रही है उसी के सामने अगर हम ले जाएं तो क्या होगा, ये जो पेपर होगा ऑरेंज कलर में हो जाएगा। ठीक है ना, ऑरेंज कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर टर्न्स, सॉरी हाँ, ऑरेंज कलर वाला जो सॉल्यूशन मतलब जो बनेगा ये आपका पेपर वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑरेंज कलर पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाएगा कि ये यहाँ पे SO2 गैस रिलीज हो रही है। कौन सी गैस रिलीज हो रही है, SO2 गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे नेक्स्ट समझ लेते हैं, रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। भाई अच्छा, कॉपर सल्फेट को यहाँ पे हम ब्लू विट्रियोल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ब्लू विट्रियोल। ठीक है ना, ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, वाइवा में भी पूछ सकते हैं ग्रीन विट्रियोल क्या है या ब्लू विट्रियोल क्या है, तो आपको दिमाग में रखना है इसको। क्लीन द आयरन नेल बाई रबिंग इट विद द सैंड पेपर, सैंड पेपर आप जानते हो मार्केट में रेगमाल के नाम से मिलता है, और जो कि सैंड पेपर होता है बहुत ही ज़्यादा रफ होता है, इससे हम आसानी से पहले आयरन नेल को साफ करेंगे। टेक 3 ml ऑफ ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, कीप द आयरन नेल इमर्ज्ड इन द सॉल्यूशन फॉर द अबाउट लगभग 30 मिनट के लिए हम इसमें सिंपल क्या करेंगे, एक लाइक दिस, यहाँ पे हम रिएक्शन कराना है कैसे। अब यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, CuSO4 का सॉल्यूशन ले लिया, और CuSO4 के सॉल्यूशन में हम एक, अच्छा यहाँ पे क्या करें, हम आयरन नेल में एक तरीके से टुकड़ा बांध कर सकते हैं, आयरन नेल चूँकि छोटा होता है, या कोई भी रॉड डाल दें हम आयरन की, ये भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो आयरन नेल या आयरन रॉड डाल दें, तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद क्या देखने को मिलता है, लगभग 30 मिनट बाद क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, लाइट ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ FeSO4। आयरन ले रहे हैं तो FeSO4 मतलब ग्रीनिश कलर का हो जाएगा। ठीक है ना, कैसा हो जाएगा, FeSO4 लाइट ग्रीन कलर का दे देगा। अब यहाँ पे क्या, आयरन नेल में अगर हम देखेंगे तो रेडिश ब्राउन का कोटिंग हो जाएगा, क्योंकि कैसा होता है आपका रेडिश ब्राउन, मतलब रेडिश ब्राउन क्या आ जा रहा है, कॉपर आ जा रहा है। ठीक है ना, रेडिश ब्राउन कलर का क्या जा रहा है, कॉपर आ जा रहा है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन देखने को मिल गया आपको, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स एंड सॉल्यूशन बिकम ग्रीनिश हो जाएगा। आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, Fe किसको करेगा, ब्लू जो है आपका इसका FeSO4 का ग्रीन कलर का जो है बना देगा, और रेडिश Cu को बाहर कर देगा। रिमूव द नेल फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व सरफेस ऑफ द आयरन नेल, रेडिश ब्राउन हो जाएगा, ये देख चुके हैं हम लोग, समझ चुके। रेडिश कलर लेयर ऑफ कॉपर सल्फेट मेटल डिपॉजिटेड ऑन द आयरन नेल, दिस रिएक्शन इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज Fe displaces Cu and FeSO4 is formed। ठीक है ना, दिस इज अ लाइट ग्रीन इन कलर। नेक्स्ट, रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड। यहाँ पे हमको रिएक्शन क्या करना है, सोडियम सल्फेट क्या कैसे करेंगे, 2 से 3 ml या 1 to 2 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन ले लेंगे, टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे सेम अमाउंट में क्या, बेरियम क्लोराइड, और रिएक्शन कर देख लेते हैं क्या आएगा, व्हाइट PPT देखने को मिलता है। कैसा क्या देखने को मिलता है, व्हाइट PPT। सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन रिएक्ट विद ईच अदर इंस्टेंटली। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका Na2SO4 प्लस BaCl2 प्लस BaSO4 प्लस NaCl। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्यों, Na यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है
भी, मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से क्या हो जा रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, डबल डिस्प्लेस, इसमें से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये क्या है आपके डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहाँ पे एफ ही डिस्प्लेस कर दे रहा था, ऐसा नहीं कि इसका कोई सोल्यूशन था, यहाँ पे क्या दोनों डिस्प्लेसमेंट, तो डबल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सोल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड, दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके पहले हमने क्या देखा था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, किसमें, जब हीट किया था। और यहाँ पे हमने क्या देखा था, आपका एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखने को मिलता। हमें चारों टाइप के रिएक्शन के बारे में समझ में आ गया, ठीक है। अब हम रिजल्ट की बात करें, द केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म्ड, ऑब्जर्व एंड क्लासिफाइड इन द, यहाँ पे आपको समझा ही भी दिया मैंने कैसे कैसे करोगे, ठीक है ना। प्रोसीजर आपको लिख लेना है, प्रोसीजर में सीधी सी बात है कि केयरफुली कोई क्लाइम लेना है हमें, ठीक है ना। हार्ड ग्लास का यूज़ करना है और कैरी करने में आसान, मतलब कि बहुत ही सावधानी बरतना है। ऐसा नहीं कि आप लोग जाते हो क्लास में, आप आपस में लड़ाई झगड़ा करते हो, एक दूसरे को धक्का करते हो, बातचीत करते हो, उसमें आपको धक्का लगता है। केयरफुली सब कोई काम करना पड़ता है। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में आपको प्रॉपर, अब यहाँ पे हीट हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट जेंटली धीरे धीरे करना है। कुछ लोग डायरेक्टली आप हीट कर देते हो, आप लगा दिया उसी में, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, कुछ भी है ना, तो उसको जेंटली करते हैं, हल्का सा हीट किया फिर हटा लिया, फिर हीट किया हटा लिया, ठीक है ना। ये प्रोसीजर होना चाहिए, मतलब इसमें प्रिकॉशंस बहुत रखने वाली चीज़ें हैं। ये सारी प्रिकॉशंस आप लिख सकते हो फाइल में। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे लिखो, हो सकता है 4-5 आप इसमें से जो इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस है उसमें सेलेक्ट करके लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका है थर्ड प्रैक्टिकल्स है, उसको हम देख लेते हैं। हमारा थर्ड प्रैक्टिकल है ऑब्जर्विंग द एक्शन ऑफ जेडन, जिंक, फेरस, आयरन, FeCu, कॉपर, एल्युमिनियम मेटल ऑन द फॉलोइंग साल्ट सॉल्यूशंस, ZnSO4, FeSO4, CuSO4, Al2SO4। और इसमें अरेंज करना है कौन सा, मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर को मेंटेन करता है, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं। आप एम तो आपको समझ में आ गया होगा क्या है, एम में लिखेंगे इसको सेम एज एम में लिखेंगे। फिर आपका ऑपरेटर्स क्या रिक्वायर्ड है, टेस्ट ट्यूब एंड टेस्ट ट्यूब स्टैंड्स हैं, पिछला जो अपने लगभग लिए हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। केमिकल्स क्या चाहिए होंगे हमें, एल्युमिनियम सल्फेट सोल्यूशन चाहिए होगा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चाहिए होगा, जिंक सल्फेट सोल्यूशन, फेरस सल्फेट सोल्यूशन, आयरन नेल्स, जिंक ग्रेन्यूल्स, कॉपर टर्निंग्स, है ना, एल्युमिनियम स्ट्रिप्स का यूज़ करेंगे यहाँ पे हम। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे एक्सपेरिमेंट, आप टेबल वाइज देखेंगे, ऐसी टेबल आपको फाइल में बनानी है। एक्सपेरिमेंट टेक अबाउट 5 ml ऑफ डिफरेंट, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब 4 टेस्ट ट्यूब लेनी है ABCD, जिसमें कि क्लीन जिंक ग्रेन्यूल्स पीसेस पुटअप कर देना है, सब में डाल देना है एक, लीव द 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये हमारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में देखेंगे टेस्ट ट्यूब A। अब यहाँ पे देख लो, समझने वाली बात है, हमने 4 टेस्ट ट्यूब्स ले लिए, ठीक है ना, और सब में हमने क्या कर दिया, जिंक मेटल डाल दिया, ठीक है, डाल देंगे जिंक मेटल डाल देंगे, Zn, ठीक है ना, जिंक मेटल डालेंगे सब में। अभी यहाँ पे लिखा है गलत है, Fe नहीं, जिंक मेटल डालेंगे सब में। अब यहाँ पे ZnSO4 है, सॉरी क्या लिया, अच्छा हाँ, ZnSO4 हमारा सोल्यूशन अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पे तो क्या दे दिया है, जिंक ZnSO4, CuSO4, हमारा ग्रेन्यूल्स इसमें थोड़ा सा ये गलत लिखा हुआ है, सब में ZnSO4 नहीं लेंगे, एक में ZnSO4 लेंगे, एक में FeSO4 लेंगे, और एक में CuSO4 लेंगे, और एक में AlSO4 होल थ्राइस ले लेंगे। मेटल सब में Zn होगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे, कलरलेस एक्व सोल्यूशन ऑफ ZnSO4 प्लस जिंक ग्रेन्यूल। अगर इसमें हम देखें इस वाले में, तो इसमें क्या हो रहा है, एक तो ZnCl2 मतलब Zn जिंक मेटल ले लिया है इसमें, और दूसरा ZnSO4, इसमें कोई रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी रिएक्शन इसमें देखने को नहीं मिलेगा। अब दूसरा क्या देख लेते हैं भाई, सीधी सी बात है, अगर इसकी बात करें टेस्ट ट्यूब B में देखें, तो ग्रीन कलर्ड एक्व सोल्यूशन FeSO4 प्लस जिंक ग्रेन्यूल, ग्रीन कलर फेड्स एंड सोल्यूशन बिकम कलरलेस। क्या होगा, कलरलेस होगा। जिंक डिस्प्लेसेस आयरन, क्या कर रहा है, जिंक क्या कर रहा है, जिंक Fe को डिस्प्लेस कर दे रहा है और कलरलेस ZnSO4 का फॉर्मेशन कर रहा है। इट मीन्स Zn इज मोर रिएक्टिव देन Fe, दिमाग में रख लेना है। यहाँ पे देखो क्या होगा, ये कैसा हो जाएगा, फेड कर देगा ग्रीन कलर को, ठीक है ना। और यहाँ पे रिएक्शन में क्या बना ले रहा है, ये आपका FeSO4 प्लस Zn, अगर रिएक्शन करा ले रहे हैं तो ZnSO4 प्लस Fe को डिस्प्लेस कर दे रहा है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगा।
फिर नेक्स्ट देख लेते हैं टेस्ट ट्यूब सी में, ये क्या होगा आपका CuSO4 जिंक ग्रेन्यूल, ये भी क्या कर रहा है, फीड कर रहा है। यहाँ पे इट मीन्स क्या है, ये ZnSO4 बना रहा है और CO को बाहर कर दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे भी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे CO क्या करेगा, ये भाई यहाँ पे CuSO4 है प्लस Zn है, रिएक्शन में क्या आएगा, ZnSO4 बनाएगा प्लस CO को रिप्लेस कर देगा, यहाँ भी रिएक्शन होंगी। फिर अगला क्या दे रहा है, टेस्ट ट्यूब डी में देखेंगे अगर हम, तो कलरलेस Al2SO4 होल थ्राइस जिंक ग्रेन्यूल डालेंगे, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। जिंक जो है डिस्प्लेस नहीं करेगा एल्युमिनियम को, बिकॉज एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, और आपके रिएक्टिविटी सीरीज में भी एल्युमिनियम जिंक से ऊपर है, इट मीन्स कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, तो कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं मिलेगा, नो चेंज। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ आयरन। अब यहाँ पे आयरन ले लेंगे सब में, ठीक है ना, सॉल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है ना, और आयरन ने लेकर के रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे Fe ZnSO4 क्या रिप्लेस कर देगा, यहाँ पर समझते चलते हैं, सेम प्रोसेस है, इसको आप समझ सकते हो सारे प्रोसेस। पहले में क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, है ना, चूंकि क्या होगा, Zn इज मोर रिएक्टिव देन Fe, तो रिएक्शन होगा ही नहीं यहाँ पे, ये भी समझना है, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट में देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, कोई भी रिएक्शन दूसरे वाले में भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि Fe है दोनों में, है ना, दोनों में क्या है, Fe है, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। थर्ड में देख लेते हैं, भाई थर्ड में क्या होगा, Fe क्या इसको रिप्लेस करेगा, यहाँ पे Fe क्या इसको रिप्लेस करेगा, देखना है इसमें, यहाँ पे देखिए आप रिएक्शन देखिए, Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस CO का रिप्लेस कर रहा है, चूंकि Fe क्या है, तो यहाँ पे ये फेड कर जाएगा कलर इसका, जो कलर कैसा होता है, इसका ब्लू कलर होता है, और जब इसमें आप नहीं सॉरी, ये आपका ये वाला स्ट्रक्चर है, CuSO4 में Fe क्या बनाएगा भाई, CuSO4 प्लस Fe क्या कर देगा, CuSO4 सॉरी FeSO4 प्लस Cu बना लेगा, अलग कर देगा। नेक्स्ट में क्या है, FeAl, इसका देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि Fe एल्युमिनियम, अभी मैंने बताया कि एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन Fe, देन आपका यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा, सॉरी यहाँ पे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट में आपका है ये रिएक्शन, आपको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे टेबल में, थर्ड टेबल आपकी सेम प्रोसेस, 5 ml आपको ले लेना है, कि आपका सॉल्यूशन लेना है ABCD, इसमें क्लीन कॉपर स्ट्रिप डाल देना है। कॉपर स्ट्रिप डालने पे क्या होगा, ZnSO4 प्लस कॉपर मेटल, नो रिएक्शन। ग्रीन कलर FeSO4 कॉपर मेटल, नो रिएक्शन। ब्लू कलर एक्वस CuSO4 कॉपर मेटल, नो रिएक्शन। कॉपर Al2SO4 कॉपर स्ट्रिप, नो रिएक्शन। मीन्स कॉपर क्या है, सबसे कम रिएक्टिव है, अगर हम देखें तो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव Fe है ना, कॉपर से तो सेम तो मान लीजिए यही है, सेम है, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। Cu जो है एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन Cu, देन इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। जो अब रिएक्टिविटी सीरीज भी आपको पता होगी, रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर होगा मेटल, जिस मेटल के ऊपर जो होगा, जो ऊपर वाला होगा वो नीचे वाले को रिप्लेस करेगा, वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देख लें आपको, हाँ यहाँ पे क्या है आपका, सेम करना है, टेक 5 ml ABCD ले लिया आपने, 15 मिनट के लिए छोड़ दिया। पहला टेस्ट ट्यूब में देखा कलरलेस ZnSO4 प्लस एल्यूमिनियम मेटल, क्या देखने में रिएक्शन देखने को, रिएक्शन अकर्स होगा लेकिन कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एल्युमिनियम ZnSO4 का Al2SO4 प्लस, क्योंकि Al2SO4 कैसा होता है, रिएक्शन तो होगा लेकिन कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि Al2SO4 कैसा होता है, कलरलेस होता है, ठीक है ना, तो कोई भी चीज़ देखने को इसमें नहीं मिलता है, रिएक्शन होगा लेकिन, ठीक है ना। ग्रीन कलर फेड्स टू, अब यहाँ पे चूंकि क्या है आपका जो FeSO4 है ग्रीनिश कलर का होता है, अगर एल्युमिनियम राड डालेंगे तो Al2SO4 डालेगा जिसका कलरलेस होता है, अभी बताया आपको, तो ये जो ग्रीन कलर होगा वो फेड कर जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ रिएक्शन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। टेस्ट ट्यूब A हो गया, B हो गया, C हो गया, C देखते हैं क्या होता है, ब्लू कलर फेड्स, मतलब चूंकि Cu का क्या है, CuSO4 कैसा होता है,
ब्लू कलर का होता है, एल्युमिनियम स्ट्रिप डालोगे, एल्युमिनियम मेटल डालोगे तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कलरलेस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि Al2SO4 बना लेगा। Al2SO4 कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो CuSO4 का जो कलर होगा वो फेड कर जाएगा। टेस्ट ट्यूब डी की बात करें हम, तो टेस्ट ट्यूब डी में भी क्या होगा, सॉल्यूशन Al2SO4 एल्युमिनियम डालेंगे तो क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, सेम मेटल का साल्ट सॉल्यूशन है, तो इसमें कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 4 टेबल में बना करके आपको मेंटेन करना है। ठीक है, आपका नेक्स्ट, ये 4 टेबल्स हो गई आपकी। रिजल्ट में आप क्या लिखोगे, एक्शन ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम वाज ऑब्जर्व on the salt solutions, the reactivity of the metal in the decreasing order. Most reactive is the एल्युमिनियम, उससे लेस रिएक्टिव है जिंक, और यहाँ पे चूंकि एल्युमिनियम सबको रिप्लेस कर रहा था, जिंक, ठीक है ना, एल्युमिनियम को रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। Fe Cu को रिप्लेस कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर वाले इन लोगों को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, और Cu किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा है। मीन्स सबसे जो लेस रिएक्टिव है वो कौन सा है, Cu इज लेस रिएक्टिव देन FeZnAl। ओके, प्रिकॉशंस आप पता है, क्लीन सरफेस आप मेटल, अगर आप पहले से ही रस्टेड आप मेटल यूज़ करोगे तो कोई भी इसमें रिएक्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये आप अगर कोई भी मेटल रॉड है उसके ऊपर कोई रस्ट अगर जमा हुआ है तो वो प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगी, फर्दर रिएक्शन को रोक देगी। इसलिए हम रस्टेड या कह सकते हैं कि जो ऑक्सीडाइज्ड मेटल होगा उसको हम पहले क्लीन करेंगे, उसके बाद यूज करेंगे। टेक एनफ अमाउंट ऑफ साल्ट सॉल्यूशन सो द मेटल फुली इमर्ज्ड, मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा साल्ट लिया, आधा इमर्ज्ड हुआ है आधा नहीं इमर्ज्ड हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ठीक ठाक अमाउंट में लेंगे, पूरा का पूरा ये डूब जाए। कीप द मेटल इमर्ज्ड इन द साल्ट सॉल्यूशन सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम, मतलब एक टाइम भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस 5-10 मिनट में निकाल लिया है ना, 5-10 मिनट में निकालने से नहीं होगा, रिएक्शन स्लो रिएक्शन होती है। ठीक है, ओके, एंड आपको अच्छे से पता है कि लर्नफ्लेक्स चैनल को आपको लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।